जी, तो पिछली वीडियो में हमने कम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में थोड़ी सी बात की थी। तो चलिए अब इस वीडियो में हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन की चंद आम मिसालों पर बात करते हैं, क्योंकि कम्बिनेशन रिएक्शन की मिसालें तो हमने तफसील से पिछली वीडियो में देख ली थी। तो मैंने आयरन सल्फेट से यहाँ पे शुरू किया है, और अगर मैं इसे गर्म करूं या इसमें हरारत शामिल करूं, चले मैं यहाँ हरारत या हीट जिसे कहते हैं लिख देती हूँ। क्या तो अब ये हरारत इस आयरन सल्फेट को तोड़ देगी या डीकम्पोज करेगी, और अब ये एक ब्राउन या खाकी पाउडर में डीकम्पोज हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको पता है कि जब आयरन या लोहे पर जंग लगता है तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, जो कि ब्राउन या भूरे रंग का होता है। तो यहाँ भी हमें आयरन ऑक्साइड ही मिल रहा है। एक तो हमें मिल रहा है आयरन ऑक्साइड, और इसके साथ साथ एक गंदी बदबूदार चीज भी मिल रही है। अब ये गंदी बदबूदार चीज दरअसल सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो यहां हमारे पास आ जाएगा SO2 और SO3। अच्छा, असल में केमिस्ट्री में जब भी आपको कहीं गंदी बदबू आए तो वो ज्यादातर सल्फर की वजह से ही होती है। यानी केमिस्ट्री में सल्फर एक बदबूदार चीज है और काफी बदनाम है इस वजह से। अब मैं इसे जल्दी से बैलेंस कर लेती हूँ या मतवाजन कर लेती हूँ। तो यहाँ मेरे पास 2 आयरन हैं, तो मुझे यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ 8 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी ये 3 और 2 5, और ये 3, यहाँ भी 8 ऑक्सीजन है। यहाँ सल्फर 2 है और यहाँ भी 2 सल्फर है। तो ये आयरन सल्फेट की डीकम्पोजिशन की बैलेंस्ड इक्वेशन है। अच्छा, यहाँ पर हरारत और ताकत की जरूरत भी पड़ी थी, और आमतौर पर हरारत और ताकत की जरूरत होती ही है, क्योंकि जब भी आप किसी मॉलिक्यूल के एटम्स को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ ताकत फराहम करनी पड़ती है, क्योंकि इन एटम्स के दरमियान कुछ कशिश या अट्रैक्शन मौजूद होती है। तो इन्हें एक दूसरे से दूर करने के लिए हमें ताकत फराहम करनी पड़ती है। और यहाँ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि हम इस बड़े से मॉलिक्यूल को तोड़ने या डीकम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमें इधर कुछ एनर्जी या ताकत फराहम करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीजें हो रही होती हैं, और हम इस बारे में तफसील से एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन वाली वीडियो में बात करेंगे। अब हम कुछ और मिसाल ले लेते हैं। तो अगर मैं सिल्वर क्लोराइड को सूरज की रोशनी में ऐसे ही छोड़ दूं, तो कुछ देर बाद इसका रंग तब्दील हो जाएगा। अब ये कुछ ग्रे सा रंग हो जाएगा। तो इस रंग का तब्दील होना मुझे बताएगा कि यहाँ कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन तो जरूर हुआ है। तो उस केमिकल रिएक्शन की हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो जनाब, सिल्वर क्लोराइड है, और अगर मैंने इसे सूरज में छोड़ा है तो ये सूरज की रोशनी की ताकत इस्तेमाल करते हुए सिल्वर और क्लोरीन गैस में डीकम्पोज हो जाएगा, Cl2। तो अगर ये 2 क्लोरीन है तो हमें यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, और अगर अब ये 2 सिल्वर हैं तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अच्छा, अब ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, जहां ये एक बड़ा मॉलिक्यूल 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, और इसके लिए ये सूरज की रोशनी को ताकत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तो अब कोई और मिसाल ले लेते हैं। मेरे पास अगर एक बीकर हो जिसके अंदर पानी भरा हुआ हो, और मैं इसमें कंडक्टिंग रॉड्स डालूं जो कि एक बैटरी से इस तरह जुड़ी हुई हो, तो यहाँ अब इस सर्किट में से बिजली या इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी, और आप गौर करेंगे कि इस जगह पर यहाँ जहां कंडक्टर्स पानी को छू रहे होंगे, यहाँ पर बुलबुले बनेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ गैसेस मुलव्विस होती हैं। लेकिन दरअसल यहाँ हो क्या रहा है? यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तोड़ रही है, और यही गैसेस यहाँ बुलबुले बनाने में मुलव्विस हैं। तो चलिए अब इस रिएक्शन को हम लिख लेते हैं। तो यहां हमने देखा कि पानी यानी H2O बिजली या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हाइड्रोजन गैस यानी H2
और ऑक्सीजन गैस यानी O2 में डिकम्पोज हो रहा है। तो अगर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो मैं यहाँ भी 2 लिखूंगी। अब यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो मैं यहाँ 2 लिख देती हूँ। तो अब ये पानी की बैलेंस्ड इक्वेशन है जो कि बिजली या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट रहा है या डिसोसिएट हो रहा है। तो अब हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन की भी कुछ मिसालें देख ली हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक बड़ा रिएक्टेंट मुताबिक छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में टूटता है या डीकम्पोज होता है, और आमतौर पर डीकम्पोजिशन के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, और ऐसे रिएक्शन जिनको अमल में लाने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत होती है इन्हें एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एंडोथर्मिक। अच्छा, हम इस बारे में तफसील में बाद में बात करेंगे। अच्छा, कभी कभार हम ये ताकत हरारत की शक्ल में फराहम कर रहे होते हैं और तब इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन को एक खास नाम दिया जाता है। इन्हें थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि यहाँ हरारत मुलव्वस होती है। अच्छा, और चांद रिएक्शन में ये डीकम्पोजिशन सूरज की रोशनी की ताकत की वजह से हो रही होती है और इन्हें भी एक खास नाम दिया जाता है। तो इन्हें फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। शायद आप सोच रहे हो कि इसे फोटो क्यों कहा जाता है। तो चूंकि देखिए, रोशनी या लाइट के लिए ये कहा जाता है कि ये ताकत के छोटे छोटे पैकेट से बनी होती है और वो पैकेट फोटॉन्स कहलाते हैं, तो इसी वजह से इसका नाम भी फोटो रखा गया है। अच्छा, अब कुछ डीकम्पोजिशन रिएक्शन में बिजली या इलेक्ट्रिसिटी की ताकत इस डीकम्पोजिशन रिएक्शन को शुरू करने के लिए चाहिए होती है, और इस तरह के रिएक्शन को इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक। अब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने इस वीडियो में और पिछली वीडियो में क्या क्या कुछ पढ़ लिया है। तो हमने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिनमें मुतादिद रिएक्टेंट्स एक दूसरे से मिल रहे या जुड़ रहे होते हैं या कंबाइन हो रहे होते हैं ताकि हमें एक अकलौता प्रोडक्ट दे सके, जबकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसके बिल्कुल बरक्स है। इसमें एक मॉलिक्यूल मुतादिद प्रोडक्ट्स में डीकम्पोज हो रहा होता है, और हमने ये भी पढ़ा कि आम तौर पर इसे अमल में आने के लिए ताकत की जरूरत होती है क्योंकि हम इस रिएक्शन में इनको अलग अलग कर रहे होते हैं। और अब अगर ये ताकत हरारत की शक्ल में दी जाए तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाते हैं, और अगर यही ताकत रोशनी या लाइट की शक्ल में दी जाए तो ये फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाते हैं, और अगर ये ताकत बिजली या इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में दी जाए तो इसे इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अब सही कहा है मैंने। तो बस इतनी सी थी हमारी कहानी।